हम रॉ डेटा को इसलिए क्लासीफाई करते हैं ताकि हम उस डेटा को एक ऑर्डर में सेट कर सकें और उसको एनालाइज कर सकें। जैसे आपने एक कबाड़ी वाले को देखा होगा, कबाड़ी वाले के पास बहुत सारा सामान होता है, लेकिन वो उस पूरे कबाड़ को एक ग्रुप में सेट करता है। जैसे कांच की चीज़ें एक जगह रखता है, लोहे की चीज़ें एक जगह रखता है, एल्युमिनियम, कॉपर, पेपर, इन सब का एक ग्रुप बना के रखता है, ताकि अगर कोई कस्टमर आए उसके पास ख़रीदने के लिए कोई भी सामान, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सामान ढूंढने में, एंड वो आराम से उस ग्रुप में से वो चीज़ उठाकर उसे दे दे। इसी तरह आप भी अपने सब्जेक्ट्स की बुक्स एंड नोटबुक्स एक ग्रुप में क्लासीफाई करके रखते होंगे। जैसे इकोनॉमिक्स की बुक्स और नोटबुक्स एक साथ, हिस्ट्री की नोटबुक्स और बुक्स एक साथ, मैथमेटिक्स की बुक्स और नोटबुक्स एक साथ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का मतलब है अरेंजिंग और ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। अब जैसे कबाड़ी वाले के पास जब वो सामान कलेक्ट करता है तो वो सामान अरेंज नहीं होता, ऑर्गेनाइज नहीं होता, तो उसको उस अरेंज करना पड़ता है। वैसे ही जैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो जो रॉ डेटा होता है वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, वो भी अरेंज नहीं होता, एंड उसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं लग सकता, बिकॉज डेटा अरेंज नहीं है, सेट नहीं है ऑर्डर में। उसको फिर हमें अरेंज करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है, एक ऑर्डर में सेट करना पड़ता है, ताकि हम उसको अच्छे से एनालाइज कर सकें एंड उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल सकें। अब सपोज़ हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और हमने उन सारे स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के मार्क्स कलेक्ट कर लिए। अब ये रॉ डेटा है, ये कोई अरेंज नहीं है ऑर्डर में। अब अगर हमें पता करना है इसमें कि कौन से स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये तो बात हुई 100 स्टूडेंट्स की, अगर इसकी जगह 1000 स्टूडेंट्स होते तो और भी ज़्यादा टाइम लगता। लेकिन अगर वहीं हम इस डेटा को अरेंज कर दें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो यही फ़ायदा होता है एक रॉ डेटा को क्लासीफाई करने का। जितना भी डेटा होता है जिनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन्हें एक ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया जाता है। फिर हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डेटा को लोकेट कर सकते हैं एंड उसको कंपेयर और एनालाइज कर सकते हैं। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंडिया में हर 10 साल में एक बार सेंसस कंडक्ट किया जाता है। लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, जब इंडिया में अराउंड 121 करोड़ की पॉपुलेशन थी, तो इतना सारा डेटा कलेक्ट हुआ था। अब अगर इस पूरे डेटा को अरेंज ना किया जाए तो इसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर इस डेटा को हम क्लासीफाई कर दें अकॉर्डिंग टू जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, तो इस पूरे डेटा को आराम से एनालाइज किया जा सकता है और सोल्यूशन निकाला जा सकता है। क्लासिफिकेशन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है एंड टाइम को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया जाता है। ये टेबल में हम देख सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन को ईयर्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है और ईयर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जो पॉपुलेशन वेरिएबल है वो एक टाइम सीरीज़ है, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट ईयर्स के अकॉर्डिंग है। दूसरा होता है स्पेशल क्लासिफिकेशन। इसमें डेटा को जियोग्राफिक लोकेशंस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि कंट्री के अकॉर्डिंग या स्टेट के अकॉर्डिंग। ये टेबल में हम देख सकते हैं कि वीट की फसल कितनी हुई है कंट्री के अकॉर्डिंग। तीसरा होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें डेटा को क्वालिटी, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है, क्योंकि डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, जैसे कि जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन को पहले जेंडर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है और फिर मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। फोर्थ होता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें डेटा को क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। वो सारे एट्रीब्यूट्स जिनको हम क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि वेट, एज, हाइट, एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, हमारे 100 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के मार्क्स को क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन किया गया है। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ वेरी करती है, यानी कि चेंज करती है। एंड वेरिएबल्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको कि हम मेजर करते हैं। अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, चाहे वो इंटीजर हो 1 2 3 4, या फिर फ्रैक्शन हो 1/2, 2/3, 3/4, या फिर इरेशनल नंबर्स हो √2, √3, एट्सेट्रा। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं उनके बीच में जो एक गैप होता है वो कंसिस्टेंट नहीं होता है, वो वेरी करता है। एंड इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमने एक वेरिएबल लिया हाइट।
अब हाइट की वैल्यूज़ किसी भी बच्चे की सपोज़ करते हैं कि 90 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में है। अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी स्टूडेंट की, वैसे वैसे उसकी हाइट चेंज होगी। अब अगर हम हाइट मेजर करने जाएं तो हाइट कुछ भी हो सकती है, 91 सेंटीमीटर हो सकती है, 95 सेंटीमीटर हो सकती है, 95.25 सेंटीमीटर हो सकती है, 95.26 सेंटीमीटर हो सकती है, या फिर 95.756 सेंटीमीटर हो सकती है। तो 90 और 150 सेंटीमीटर के बीच में ये वेरिएबल जो हाइट है वो कोई भी वैल्यूज़ ले सकता है, कोई इसमें कंसिस्टेंट गैप नहीं है। जितनी भी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, जितनी भी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की। अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के और भी एग्जांपल है जिनको हम मेजर करते हैं, जैसे हो गया टाइम, डिस्टेंस एट्सेट्रा। दूसरा होता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स। अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स की फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं तो उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, 40, 45, 43, 47, 48। ऐसी नहीं होगी कि 42.5, 45.6, ऐसे स्टूडेंट्स के नंबर नहीं होंगे। और डिस्क्रीट वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें एक कंसिस्टेंट गैप होता है, जैसे 44, 45, 46, तो इन सब के बीच में एक एक नंबर का गैप है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स की फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, लेकिन उन दो वैल्यूज़ के बीच में एक कंसिस्टेंट गैप होना चाहिए, जैसे 1/8, 1/16, 1/32 एट्सेट्रा। अब जैसे ओलंपिक्स का एग्जांपल लेते हैं हम। ओलंपिक्स में जो जिम्नास्टिक होता है इवेंट, उसमें जो स्कोर होता है वो ऐसा होता है 8, 8.5, 9, 9.5, 10। तो इन सब के बीच में एक कंसिस्टेंट गैप है 0.5 का। तो ये भी जैसे 8.5 ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, लेकिन ये भी एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल में ये मेन डिफरेंसेस है कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को हम मेजर करते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल को हम काउंट करते हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल 8 और 10 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, जैसे कि 8.1, 8.11, 8.123 ऐसे। लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल 8 और 10 के बीच में एक वही वैल्यूज़ लेगा जिनके बीच में कंसिस्टेंट गैप है, जैसे 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 एट्सेट्रा।